हेलो बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एग्ज़ाम में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी जनरेटर से करीब से 10 से 12 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। तो जैसे कि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में ही रिवीजन कर रहे थे, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छूटा हुआ है, तो कोई बात नहीं, EMI AC के बाद हम लोग EMW को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो सबको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हो, सपोज दिस इज अ एरिया और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वही हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है इसका B डॉट ए, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड A इज द एरिया वेक्टर, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा कॉस थीटा। अब जब ये कॉस थीटा आया तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये थीटा किन किन वेक्टर्स के किन किन के बीच का एंगल होता है। क्या ये एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है या किसी और की वजह से। तो याद रखना, ये जो एंगल है ना वो एरिया वेक्टर ना कि एरिया। एरिया अगर ये है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो एरिया वेक्टर को शो करेगी, और उस परपेंडिकुलर लाइन से जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा दैट इज नोन एज थीटा, और वो थीटा को ही हम लोगों को यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब इसकी यूनिट और डायमेंशन को भी देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट्स हो सकता है यूनिट और डायमेंशन आपसे पूछ लिया जाए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर होती है, और डायमेंशन निकालना आपको अच्छे से आता है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट रखा और हम लोगों ने टाइम एरिया का रखा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं। देखो भाई, जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन आया था, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आता ही आता है कि अगर एक रेक्टेंगुलर कॉयल रखी हुई है, देखो भैया जैसे ये एक रेक्टेंगुलर कॉयल रखी हुई है, अब इस रेक्टेंगुलर कॉयल ने मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रखा है इसने, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड से देखिए यहाँ से इसने कितने एंगल बना रखा है वो देखना है, तो ये एंगल इसने कुछ और बना रखा है, ठीक है ना, ये एंगल कुछ और बना रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसका हमें एरिया गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, और बोल रहा है कि एरिया ने जो एंगल बनाया है वो 30 डिग्री बनाया है। एरिया ने जो एंगल बनाया है वो 30 डिग्री बनाया है। सपोज देखो यहाँ पे एरिया ये हम लोग ले रहे हैं, तो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बनाया है वो 30 डिग्री है, लेकिन हमें वो चीज़ तो चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए था, हमें एरिया वेक्टर ने कितना एंगल बनाया है वो चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग और सिंपल करके देख लेते हैं। इस फिगर को आप थोड़ा इस तरह से देखिएगा कि देखिए आपने यहाँ पे देख रखा है कि ये हमारा एरिया है, और इसने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रखा था, मैग्नेटिक फील्ड से इसने एंगल 30 डिग्री बना रखा है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, एरिया वेक्टर के बीच में चाहिए। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, एग्जाम में 30 है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन 30 एरिया ने बनाया, हमें एरिया वेक्टर के एंगल चाहिए, और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैग्नेटिक फ्लक्स चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं फैराडे लॉ की। तो माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इन्वेंशन किया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है किसी एक लूप के क्रॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं जैसे सपोज यहाँ पे ये करंट एक नॉर्मल लूप रखे हुए हैं कॉपर वायर के, जिससे एक बल्ब को हम लोगों ने लगा रखा है। मैग्नेट बहुत पास है, मैग्नेट बहुत पास है, बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस इससे लिंक कर रही हैं, यानी फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे बहुत हाई है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 0 है, और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपका यही मैग्नेट मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हुई दिख रही हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज दिखेगा बल्ब ग्लो करेगा, मतलब यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ यहाँ पे जब जेटा डेवलप होगा तो बल्ब भी ग्लो करेगा। फैराडे की ये एक्सपेरिमेंट से इन्होंने और कंक्लूजन निकाला कि चलो भाई जरूरी थोड़ी ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल मैग्नेट ही देंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो सोलेनॉइड भी दे सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया और उसमें करंट की वैल्यू को चेंज करने लगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। तो जब करेंगे तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार इससे चेंज हो रही हैं और बल्ब ग्लो कर रहा है। तो फैराडे ने अपने लॉज को स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उससे उन्होंने अपने लॉज में कन्वर्ट होकर आने लगे, ठीक है ना।
और क्या लॉस दिए फैराडे ने वो देखते हैं। तो याद रखना फैराडे के दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ के थ्रू हम लोग क्या जान रहे हैं, अगर वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस अक्रॉस अ क्लोज लूप देन ईएमएफ एंड करंट विल इंड्यूस्ड इन द लूप। इन्होंने कहा कि अगर किसी लूप में, क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस लूप में करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फर्स्ट लॉ था, लेकिन कितना होगा ये फर्स्ट लॉ में नहीं बताया गया। फर्स्ट लॉ में केवल इतना बताया गया कि अगर किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार चेंज हो रही हैं तो उस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट डेवलप होगी। ठीक है, अब सेकेंड लॉ की बारी आई तो उन्होंने मैग्नीट्यूड की बात करना शुरू कर दिया। जैसे क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी मैग्नेट की बात करें, सपोज इसी केस में हम बात करते हैं, अगर ये मैग्नेट यहां से ऐसे ला रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चेंज हो रही, लेकिन बल्ब धीरे धीरे ग्लो कर सकता है ना। तो अगर बहुत तेजी से ला रहे हैं तो जल्दी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज्यादा आया। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का जो रेट है ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला गया, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा वही हमारे लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ये मैग्नीट्यूड के लिए आया, तो अभी मैंने माइनस साइन हटा दिया। अब जैसे ही आप मैग्नीट्यूड हटाओगे तो एक माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। सर ये माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन नेचर को अपोज करने के लिए आया कि जो हमारे, जब देखिए अब क्या होता है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो डेवलप हो रहा है। ये चीज हम लोग बहुत क्लियरली लेंज लॉ में आगे आने वाले में देखते हैं। बस इतना याद रखिए कि अगर कभी भी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा। अगर आप माइनस साइन को भी कंसीडर करते हैं तो आप ईएमएफ की डायरेक्शन को भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं तो एक चीज पहले ध्यान देखो, अब देखो न्यूमेरिकल की बारी आ गई है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल्स भी आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में मिल सकते हैं। तो एक चीज मेरे यहां समझने की आपको जरूरत है बच्चे, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स चेंज फ्लक्स चेंज करने के लिए दुनिया में तीन ही तरीके हैं, या तो आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द लूप चेंज करिए, या फिर आप एरिया वेक्टर को चेंज करिए, और या फिर लूप के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को थीटा को चेंज करिए। जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो यही तीन चीजें हो सकती हैं जो चेंज हो रही होंगी, और जब ये तीन चीजें चेंज हो रही होंगी तो फ्लक्स ऑटोमेटिक चेंज हो रहा होगा, और फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो अब इसके न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से रखिएगा। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 थे तो डी फाई बाई डी टी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है या 100 20 जो भी है तो वहां पे फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। ओके, चलिए अब देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या कहता है, सर क्वेश्चन ने कहा कि अगर यहां पर 10 ओम रेजिस्टेंस का कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1000 दिए, तो जो जो चीज गिवन है हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स 1000 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था, रेजिस्टेंस सर यहां पर हमें दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। ओके, और टाइम dt की वैल्यू भी देखो यहां पे दे रखी है, और कह रहा है फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। ठीक है ना, तो कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है वो भी दे रखा है। ठीक है ना, कितना फ्लक्स पहले पास हो रहा था वो देख रखा है, और बाद में कितना हो रहा है ये भी देखा। कितने से 5.5 इंटू 10 की पावर -4 वेबर से इतने टाइम में कितना फ्लक्स बचा, इतना बचा, तो चेंज कितना हुआ, तो दिस माइनस दिस, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स देखो हमें यहां से मिल गया। अब हमें फॉर्मूला चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का, फॉर्मूला था E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन की वैल्यू 1000, डी फाई की वैल्यू यहां से उठाया, और dt की वैल्यू ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई कितनी, वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में डेवलप हुआ। अब रेजिस्टेंस दे रखा है, कह रहा है करंट कितनी डेवलप होगी और कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो पहले अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने की बात करें तो पहले तो हम लोग करंट निकालेंगे, तो I इक्वल टू E बाई आर, तो करंट की वैल्यू आ गई। और फॉर्मूला क्या होता है, करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होगा, तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा रखा है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू टी। ये बच्चा सोच नहीं पाता है, उसको लगता है अरे सर ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात थी, यहाँ कैसे आ गया, सॉरी ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का चैप्टर है, ये तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन फॉर्मूला है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं जिसमें 2 चैप्टर को भी लिंक किया जा सकता है। अब देखो एक इसमें मैंने क्या किया, मैंने टाइम के साथ साथ पूरे फ्लक्स को ही चेंज कर दिया, फाई ही डायरेक्ट मैंने आपको दे रखा था। अगले क्वेश्चन में जरा देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
इसने कहा अ कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर, कॉइल का हमें डायमीटर गिवन है, कॉइल का डायमीटर गिवन है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। पहले यानी B1 की वैल्यू हमें गिवन है, और यहाँ पे अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ 11 वोल्ट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें 11 वोल्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हो जाती है, 1000 टेस्ला बचती है। कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, फॉर्मूला तो अभी हम लोगों ने किया हुआ है। फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ था, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, है ना। तो डी फाई बाई डी टी, तो फाई के लिए हम लोग चेंज इन फ्लक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ से फाई के लिए हम लोग लिख सकते हैं B1A माइनस B2A, चेंज इन फ्लक्स हो गया, अपॉन टाइम। अब देखो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन क्या क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है सर, पहले B1 की वैल्यू देखो 6000 दी हुई है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, 6000 से 1000 को माइनस किया, ये आ गया। कॉइल का एरिया चाहिए, तो एवरेज डायमीटर पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि डायमीटर के टर्म्स में दिया हुआ है। डायमीटर होता है तो एरिया क्या हो जाएगा, आपको सोचिए, अगर नॉर्मल हमें रेडियस गिवन है तो पाई आर स्क्वायर, और अगर नहीं है तो डायमीटर की वैल्यू होती है आर बाई सॉरी 2r, तो आर की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, डी बाई 2। जैसे ही रिप्लेस किया, पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो देखो यहाँ पे पाई डी स्क्वायर बाई 4, और ये 11 वोल्ट बचा क्या, n। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, कितना आ रहा है 28। आई होप आपको ये फिगर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चे, ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और फॉर्मूला लगना है सिर्फ और सिर्फ एक, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और फाई यहाँ क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। एरिया और टाइम तो दे रखा है कॉमन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन आया आपके सामने। सर इसने क्वेश्चन ने कहा कि एक वायर था मेरे पास, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे नोट्स में मेरे हैं, तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख के जाइएगा। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, आई एम डैम श्योर कि आपसे कोई भी क्वेश्चन EMI का छूटेगा नहीं। और इस चैप्टर के साथ मैं एक PDF भी अटैच करूंगा जिसमें 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और अलॉन्ग विद आंसर उनको मैं दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलिए ये बात करते हैं, वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। पहले ये सर्कुलर लूप में था, तो अगर ये देखो सर्कुलर लूप में रहा होगा तो इसका सरकमफ्रेंस रहा होगा, तो 2 पाई आर देखो ये कितने के बराबर कर दिया, 2 पाई आर 88 के बराबर था, तो रेडियस कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई, और इसका इनिशियल एरिया आ गया क्योंकि पाई आर स्क्वायर से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इनिशियल गिवन है, तो इन 0.5 सेकेंड लूप चेंज इट्स शेप। कैसे लूप चेंज हुआ, उसने क्या किया, उसने अब जो चेंज कर दिया वो कैसे चेंज किया है, अब उसने सर्कल से स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया जिसकी साइड इतनी गिवन है। तो इस शेप से अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये अब कन्वर्ट हो रहा है स्क्वायर के फॉर्म में। तो सरकमफ्रेंस तो अभी भी उतना ही रहेगा ना, सरकमफ्रेंस तो अभी भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, यहाँ पे अब जैसे देखो इसको लिख सकते हैं 4a कैन बी रिटन एज 88। तो a की वैल्यू साइड आ गई कितनी, 11 और सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 121 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल एरिया आ गया, ठीक है भाई। अब जब फाइनल एरिया आ गया और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज हो नहीं रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई नहीं, तो इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स हम लोग निकालते हैं। तो देखो इनिशियल फ्लक्स कैसे आया, B इंटू ए से आया, इनिशियल फ्लक्स B इंटू ए से इतना आ गया। स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी थी, ठीक है ना, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, इस एरिया से मल्टीप्लाई किया, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ φ2 ये आ गया। और बस अब हमें क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो चेंज इन फ्लक्स निकाल लिया हमने, चेंज इन फ्लक्स निकाल लिया। क्यों, इसमें अब यहाँ फ्लक्स चेंज होने का मेन रीजन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड सेम थी, लेकिन एरिया ही चेंज होगा तो क्या फ्लक्स चेंज नहीं होगा, होगा ना। तो फ्लक्स चेंज हो रहा, कितने टाइम में हो रहा है वो टाइम भी दे रखा है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आ गई, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी से सॉल्व किया, वी विल गेट द वैल्यू आंसर, ये हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए भाई देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है सर एक सर्कुलर रिंग थी, और ये सर्कुलर रिंग क्या कर रही है, अपनी रेडियस को चेंज कर रही है, किस रेट से, 1 mm पर सेकेंड।
इस रेट से रेडियस को चेंज कर रही है। तो कह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कितना इस लूप में पास हो रहा है 0.02 टेस्ला, और किस टाइम पे बताना है। तो देखो एक बात ध्यान से सुनना, हम ये कहेंगे कि सर ये रेडियस मान लो पहले यहाँ ऐसे रही होगी और धीरे 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 ये क्या कर रही है, अपने रेट को, अपने जो रेडियस है उसको चेंज कर रही है। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं सपोज ऐसे रही होंगी जो कि अंदर जा रही हैं, ठीक है ना। तो अंदर जाने वाली सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, तो पहले रेडियस थी कम, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम जा रही थी। अब ये धीरे धीरे अपनी रेडियस चेंज करेगी तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, है ना भाई। अगर ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसमें ऑब्वियस बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो किस रेडियस पे बताना है, तो ये कह रहा है जब आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो जाए उस इंस्टेंट में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा ये हमें बताना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। देखिए हमने कहा सर फॉर्मूला होता है E = डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह क्या रखेंगे, B × A, एरिया बोले तो इस लूप का एरिया, पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर ये आर तो चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बी और पाई तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गए, और आर स्क्वायर, जरा भी इमेजिन करना बच्चे, थोड़ा डिफरेंशिएशन का सहारा लेना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो वैसे ही आर स्क्वायर का अगर पहले डिफरेंशिएशन करना होगा तो 2r आएगा, और आर को अब टाइम के टर्म में करना है तो यहाँ से dr/dt आएगा। तो हमें ये यहाँ पे वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2r × dr/dt। अब देखो b दिया है, पाई दिया है, r दिया है, dr/dt की वैल्यू भी दे रखी है। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ तक, देखो हम लोगों ने मैंने बोला ना फॉर्मूला एक ही है, E = n/dt। अब उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल 4-5 मैंने कराए हैं आपको देख के समझ में आया होगा, और अब मैं PDF जब शेयर करूंगा उसमें देख करके आप डाउनलोड करके सॉल्व करिएगा। अब बात करते हैं लेंज लॉ की। सर ये लेंज लॉ क्या होता है, तो लेंज लॉ सुनिएगा। लेंज ने करंट की डायरेक्शन, देखो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, लूप क्लोज है तो करंट भी आएगी, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये कौन बताएगा, लेंज बताएंगे। इन्होंने क्या स्टेटमेंट बोला, ध्यान से सुनते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है ना हमेशा उस कॉज को ही अपोज करती है जिसकी वजह से ये डेवलप हुई है। मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मतलब किस लिए यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो रही है ये बताना है। सपोज यू आर मूविंग, यू आर टेकिंग अ मैग्नेट, ठीक है ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को आप साउथ पोल को दूर लेके जा रहे थे। तो जब दूर लेके जाओगे तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे क्या हो रही हैं, कम होंगी, और कम होंगी तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और करंट भी आएगी, किस डायरेक्शन में आएगी। तो देखो जब ये फ्लक्स चेंज होने का रीजन समझना है, हमें क्या करना है, लेंज लॉ अप्लाई करने से पहले रीजन जानना है कि किस लिए यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उसी कॉज को अपोज कर देना है। तो मेन कॉज क्या था, नॉर्थ पोल का दूर जाना, सॉरी साउथ पोल का दूर जाना। तो अगर साउथ पोल का दूर जाना ही मेन कॉज है तो साउथ को रोक कौन सकता है, नहीं जाने देना है तुम्हें। क्या साउथ रोक सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि साउथ पोल दूर जा रहा है, और अगर इस करंट कैरिंग लूप ने भी साउथ बना लिया तो ये क्या कहेगा, रिपेल कर देगा, कहीं जा तू, नहीं ऐसा नहीं है। क्या होगा कि अगर साउथ दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ की तरह ट्रीट करेगा और चाहेगा कि ये दूर ना जाए। तो देखो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, नॉर्थ पोल। अच्छा बच्चों को ये बात तो पता होगी कि जैसे करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमा तो क्या होगा, ये साउथ बनाता है। कैसे, देखो ये ऐसे जा रहा था तो मैंने एक एरो ऐसे बनाया, ये नीचे बनाया और फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया और साउथ पोल बन गया। यानी क्लॉकवाइज में कैसी करंट हमें मिलेगी, क्लॉकवाइज में कौन सा पोल की तरह ट्रीट करेगा, ये साउथ पोल। लेकिन अगर यही जगह पे एंटी क्लॉकवाइज होता तो कैसे करते, तो यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता। देख लो भाई एंटी क्लॉकवाइज है तो एक एरो इसको मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे जा रहा था, इसको ऊपर किया, दोनों को बीच से मिला दिया। तो यहाँ लिख लेना एंटी क्लॉकवाइज कभी भी होगा लूप में तो करंट कैसे होगी, तो मैग्नेट कैसे डेवलप होगा, नॉर्थ पोल होगा। ठीक, तो ये समझ में आया। तो अब देखो भाई जब यहाँ से ये साउथ जा रहा था इसने नॉर्थ बना लिया। अब नॉर्थ बना लिया तो ये एरो नीचे, तो देखो ये एरो नीचे बन गई, ये एरो ऊपर तो ये एरो ऊपर बन गई, और करंट कैसे हो गया, ऐसे फ्लो होने लगा। तो कौन सी करंट डेवलप हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब बात करते हैं अगर सपोज हम यहाँ पर एक काम करते, सर अब हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं,
हम अगर नॉर्थ पोल को पास लेके जाएं, लेकिन देखो बच्चे ये दोनों ही फिगर आई थिंक सेम बन चुके हैं, क्योंकि हम नॉर्थ पोल को दूर लेके आ रहे हैं, सॉरी, अब हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं। अभी तक इसको दूर लेके जा रहे थे, साउथ पोल को दूर लेके जा रहे थे, आप पास भी ला सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर नॉर्थ को पास लाऊंगा तो नॉर्थ तो पास आ रहा है इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो कौन से डेवलप करेगा इसको भगाने के लिए, क्यों, क्योंकि हमेशा कॉस को अपोज करना है। नॉर्थ पास आएगा तो ये लूप किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि तभी रिपल्शन होगा। हमेशा याद रखना जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कॉस को ही अपोज करना है। जैसे यहां नॉर्थ दूर जा रहा था, तो क्या ये चाहेगा दूर जाए, नहीं, तो कौन सा पोल डेवलप करेगा, साउथ। लेकिन अगर ये नॉर्थ पास आ रहा होता तब ये क्या करता, ये नहीं चाहेगा कि पास आए, क्योंकि इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इसलिए ये नॉर्थ की तरह ट्रीट करता और फिर वहां एंटी क्लॉकवाइज देता। लेकिन अभी क्या हुआ, नॉर्थ दूर जा रहा था, कहना अरे नॉर्थ तुम कहाँ जा रहे हो, साउथ बना लेगा, और साउथ बनाएगा तो करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, फिर से यहाँ पे क्लॉकवाइज, देख सकते हो। आ गई बात समझ में ना, ठीक। बस इसी कॉज को याद रखना कि जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कॉज को आइडेंटिफाई करना है और उस कॉज को अपोज करने के लिए कोशिश करना है, करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और बस याद रखना लूप के लिए बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, मैं बता रहा हूं, नॉर्थ बनाओगे तो देखो एन बना तो ऐसे जैसे एन बना है उसी के एरो घुमा दो तो ये एंटी क्लॉकवाइज। साउथ बनाओगे पहले साउथ बना लो, फिर जैसे साउथ है वैसे करंट, तो ये देखो क्लॉकवाइज बन गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखो, अब जब साउथ को पास ला रहे थे, देखो इस क्वेश्चन में साउथ को पास ला रहे थे तो कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी, क्योंकि भैया साउथ आ रहा है, हमें साउथ को आने नहीं देना है, जब नहीं देना तो साउथ लाओगे, और साउथ लाओगे तो देखो ये एरो ऐसे, ये एरो ऐसे, कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज, ये बना हुआ है क्लॉकवाइज, है ना। आ रही बात समझ में। अब ये है कि सर अगर एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है स्ट्रेट वायर में, ये लूप रखा हुआ है, तो भैया कांस्टेंट करंट फ्लो होगी तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो, लेकिन कांस्टेंट होगा, फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा इस लूप में, फ्लक्स नहीं चेंज होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। अब अगर आई इंक्रीज कर रहा है, अंदर जाते समय आई इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और इंक्रीजिंग में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और इंक्रीजिंग में है, तो कह रहा नहीं हम नहीं चाहते कि इंक्रीजिंग हो, तो ये डॉट अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर डेवलप करेगा ताकि अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस कुछ कैंसिल हो सके, तो ये बाहर आएगा तो करंट कैसे आ गई, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज दे देगा, ठीक है ना। तो बस आपको ये रूल याद रखना है, कौन सा, राइट हैंड स्क्रू रूल फॉर सर्कुलर लूप्स। अगर हमारी फिंगर्स, देखिए ध्यान से, फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे मेरी फिंगर्स देखो कहाँ आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू लूप की करंट, तो ये मेरा थंब किधर जा रहा है, अंदर, जब थंब अंदर जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा होगा, थंब मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पोल में एंटर करती हैं, साउथ में, और कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से। अब देखो यहाँ पे देखो करंट ऐसे जा रहा है तो थंब किधर जा रहा है, बाहर, तो थंब बाहर जा रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ की तरह यहाँ पे ट्रीट करेगा, तो मैग्नेटिक पोल आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है। तो इस तरह से आप लेंज लॉ को समझ सकते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो भाई एक बात याद रखना, अगर लूप पूरा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट दोनों आएंगे, लेकिन देखो यहाँ पे कट लगा हुआ है, तो अगर ये कट लगा हुआ है तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है इसलिए करंट डेवलप नहीं होगी, और करंट डेवलप नहीं होगी तो कोई पोल डेवलप नहीं होगा, और पोल डेवलप नहीं होगा, मैग्नेट गिरेगा तो मैग्नेट जी से ही गिरेगा, ना ही जी की वैल्यू कम होगी और ना ही जी की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये लूप कंप्लीट होता, ये लूप कंप्लीट है और अब आप क्या कर रहे हैं, नॉर्थ मैग्नेट को छोड़ रहे हैं, तो नॉर्थ को रोकने के लिए एक फोर्स आएगा जो कि नॉर्थ ही बन जाएगा और फोर्स लगेगा ऊपर, तो अब जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अभी जी से गिर रहा था, कुछ ना कुछ फोर्स ऊपर लगने लगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ गई बात समझ में। लेकिन अगर पोल अंदर जा रहा होगा तब, तो देखो अब यहाँ पे नॉर्थ के साथ किया, तब हमें साउथ को एंटर कर रहे थे, तो साउथ को एंटर करोगे तो भी सेम होगा, क्योंकि जब साउथ को तुम देखे डालोगे तो यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा, और जब साउथ पोल डेवलप होगा तो क्या होगा, तो भी रिपोज करेगा, तो भी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जी हो जाएगी। यानी बस सर्किट कंप्लीट हो, इतना याद रखो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सर्किट कंप्लीट हो, चाहे नॉर्थ पोल से गिराओ चाहे साउथ पोल से गिराओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से कम होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नॉर्थ अप्रोचेस।
अब जैसे कह रहे हैं इनमें पोलैरिटी कौन सी डेवलप होगी, है ना, इसमें पोलैरिटी कौन सी डेवलप होगी, तो भैया सिंपल सी बात है, नॉर्थ आ रहा है तो ये नॉर्थ डेवलप करेगा। अब जब नॉर्थ डेवलप करेगा तो करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ से ऐसे जा रही है, जब ऐसे जाएगी तो ये यहाँ पे करंट जिससे जाती है वो प्लस और जिधर से तरफ जाती है माइनस, तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा पॉजिटिव और Q हो जाएगा नेगेटिव। देख लो, फिर से देख लीजिए कैसे किया भैया, सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, आपने ये देखा कि नॉर्थ पोल अंदर जा रहा था, तो नॉर्थ पोल को जाने से रोकना है ना, तो जब रोकोगे तो यहाँ नॉर्थ पोल ही डेवलप करेगा, तो करंट देखो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, है ना, तो यानी करंट कैसे यहाँ P से ऐसे जा रहा है और इधर की तरफ एंटर कर रहा है, तो P जिससे करंट जाएगी पॉजिटिव, जिसकी तरफ जा रही है नेगेटिव। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, अगर दोनों पोल्स अलग अलग हैं, दोनों पोल्स अलग अलग हैं, तो कोई भी एक को देख के, जैसे नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ बना दिया और करंट फ्लो करा दिया, तो देखो P से करंट जाएगा और Q की तरफ एंटर करेगा, P पॉजिटिव और Q नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों में सेम पोलैरिटी हो गई, ये इधर से भी S आ रहा है और इधर से भी ये S ही आ रहा है, अब क्या होगा, तो भैया जब ये S इधर से आ रहा है, S इधर से आ रहा है, तो दोनों को अपोज करने के लिए जाएगा, ये करंट इसको क्लॉकवाइज देना चाहता है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज देना चाहता है, नेट करंट कैंसिल हो जाएंगे, देव नेट पोलैरिटी 0। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इनको तैयार करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी देखो एक क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में, 3 लूप हैं P, Q एंड R, इसको Q नाम दे देते हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि 3 लूप जब इंटर कर रहे थे तो ये बताना है किसमें करंट की डायरेक्शन क्या डेवलप होगी और किसमें करंट डेवलप होगी भी कि नहीं। तो देखो जैसे ही ये P, Q अंदर जाएगा, तो देखो जब अंदर जाएगा तो होने क्या वाला है, अंदर जाने वाले फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं, तो जब अंदर जैसे जैसे अंदर जाएगा तो अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, लेंज ने क्या कहा, बढ़ने नहीं देना है, तो अपनी फील्ड लाइंस किधर डेवलप करेंगे, बाहर, और जब बाहर डेवलप करेंगे तो करंट कैसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो। लेकिन जो लूप अंदर जा चुका है अब वो बढ़ता जा रहा है, जितनी फील्ड लाइंस यहाँ उसके अंदर थी उतनी यहाँ है उतनी यहाँ है, अब उसमें कोई फ्लक्स चेंज हो नहीं रहा, उसमें नो करंट इंड्यूस्ड, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब बात करें सर, जब बाहर निकलेगा तो अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस अब कम हो रही, क्योंकि लूप बाहर जा रहा था, है ना, तो क्या हुआ, अब अगर कम हो रही हैं तो ये चाहेगा कम होने ना पाए, क्योंकि कम होने की वजह से फ्लक्स डेवलप हो रहा है ना, तो ये चाहेगा कम ना हो, तो यहाँ पे अंदर फील्ड लाइन जाएंगी, करंट कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था ये एक बार एग्जाम में, कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है कि नहीं करता, तो आंसर है यस करता है। क्यों, तभी ये अपोज कर रहा है, उनके सपने में नहीं आया था कि हमें जो है लेंज लॉ को अपोज करना है कि नहीं करना है, तो उनको ने कहा कि लेंज लॉ फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कैसे जरा बताइएगा, तो मैंने कहा देखो भाई बच्चे, अगर कोई ये लूप रखा हुआ है और आप नॉर्थ पोल लेकर के आ रहे हो, ठीक है ना, तो अभी क्या बोला मैंने, नॉर्थ ला रहे हो तो रिपेल करने के लिए नॉर्थ ही बनाएगा, ऐसा बोला ना मैंने। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर इसने साउथ बना दिया होता तो ये क्या करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट भी खुद करेगा और करंट भी यही डेवलप करेगा। ध्यान से सुनो, अगर इसने नॉर्थ हम साथ में लेके जा रहे थे और ये साउथ बनाता, सपोर्ट करता इस मोशन को, तो भाई देखो ना नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ इसने बनाया था तो रिपेल कर रहा था, तो एक्सटर्नल एजेंट आया, उसने खूब अपना वर्क लगाया, और जब वर्क लगाएगा तो वही मैकेनिकल वर्क इसमें कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अगर सोचो ये नॉर्थ आ रहा था, साउथ ने कहा कि साउथ बना लिया और खुद कह रहा है डेवलप कर लो, तो खींचने का काम भी खुद करे, करंट भी खुद डेवलप कर ले, तो इतनी एनर्जी आई कहां से, तो ये फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो ना कर पाता। अगर सपोर्ट करता उस मोशन का, तो अपोज करने की वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट यहां वर्क लगाएगा और वही एक्सटर्नल वर्क डन यहां पे करंट डेवलप करने के काम में आएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो इस जरा जस्टिफिकेशन देख लो क्या लिखा हुआ है। If current was induced to support the cause attract the magnet would accelerate it without energy input, creating free energy. This violates physics. वो फिजिक्स को फिर वायलेट करती। इसलिए ये कंफर्म है कि जो कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का उसको अपोज करना
पड़ेगा जिससे मैकेनिकल वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा और वही मैकेनिकल वर्क डन किस में जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इस क्वेश्चन को जरूर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ। तो फिलहाल तो मोशनल ईएमएफ तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, मोशनल ईएमएफ तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। फिर भी अगर मैं बताऊं कि जब किसी भी एल लेंथ की रॉड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कट करते हुए निकलते हो तो वी वेलोसिटी से, तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है VVBL, जहाँ पे कैपिटल V क्या होगा, जहाँ पे कैपिटल V क्या होगा, या इस E क्या है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस है, स्मॉल v होगा वेलोसिटी, L है लेंथ ऑफ द रॉड और B है मैग्नेटिक फील्ड। बस याद रखना तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। वैसे ये सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक, अब देखो अगर यहाँ पे भी है एक रॉड में, वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में मैंने दिया हुआ है वैसे, लेकिन सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप कर लेना, शायद है कि आ जाए। तो फिर क्या होगा, अगर कोई एक एल लेंथ की रॉड है, यहाँ से यहाँ तक की एल लेंथ की रॉड में लेता हूँ, ये पूरा दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, यहाँ तक है, और इसको अगर ओमेगा से रोटेट करते हो, ओमेगा से रोटेट करते हो, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा। तो पहले एक कंप्लीट सर्कल बनाने में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा वो कितना करेगा, B इंटू ए क्या होगा, पाई एल स्क्वायर। तो ये इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा, सॉरी फाइनल फ्लक्स, इनिशियली यहाँ से चलना शुरू किया था तो यहाँ इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा 0, लेकिन पूरा एक बार रोटेट करेगा तो कितना फ्लक्स इसके अंदर से ये लिंक करेगा, इस पूरे एरिया को ले लेना है, जो कि हो जाएगा पाई एल स्क्वायर, है ना। और टाइम कितना लगा, तो टाइम कितना लगेगा, तो एक टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो बस यहाँ हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकाला, टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम पीरियड, टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम पीरियड सॉल्व किया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ठीक है, तो इसको एक फार्मूला जरूर देख लेना कि इट में भी आस्क इन योर एग्जामिनेशन, अगर क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, अगर दे दिया तो कर देना, नहीं दिया तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं ये, हाँ ये टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। गारंटीड दोनों में से एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा, गारंटीड, ठीक है ना। क्योंकि आप पुराने कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, मैंने लास्ट ईयर का पेपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आई एम डैम श्योर कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर रहा होगा और 100% रहा होगा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन से और सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड एक चीजें आपके एग्जाम में जरूर मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनना, अगर आप एक ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी रॉड थी जिसमें आपने नंबर ऑफ टर्न्स बना के रखा हुआ है और यहाँ से आपने एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है, जब आप यहाँ से करंट फ्लो कराओगे तो प्राइमरी कॉइल से एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगी, ग्रीन कलर की आप देख सकते हो, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, पूरी प्राइमरी लूप से करंट डेवलप कर रही हैं। अच्छा तुमको क्या लग रहा है सर, जब ये प्राइमरी, ये तो इससे करंट डेवलप हुई थी, लेकिन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़े वाले सर्कल से भी तो लिंक कर रहा है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है, N2 गिवन है ना, और लेंथ कितनी है इस सिलेंडर की, L2, एरिया कितना है A2, और यहाँ पे केवल एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो जब हम करंट प्राइमरी कॉइल में कराएंगे ना, फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी में, और जब फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी में तो सेकेंडरी वाली करंट में ऑटोमेटिक करंट में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिक करंट डेवलप हो जाएगी, और इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना, प्राइमरी में करंट फ्लो कराया, सेकेंडरी में ऑटोमेटिक करंट डेवलप हो गई। ठीक है, ये है म्यूचुअल इंडक्शन, आप इस डेफिनेशन को पढ़ भी सकते हो। फिनोमेनन वेयर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी। ठीक है, ये फिगर बहुत शानदार है, आप इसको बना सकते हो। अब ये 3 फॉर्मूले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के। मैं आपको पहले बात एक चीज ये समझाता हूं, म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। म्यूचुअल इंडक्शन होता है फिनोमिनन, और उसमें जो कोफिशिएंट आता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आगे बताओ समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है अब यहाँ पे जब बात करते हैं कि सर अच्छा बताइए कोफिशिएंट कितना होगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि सर इसमें कितना कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, कैसे पता करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनो बच्चे, हम इस तरह से यहाँ पे इसको रिलेट करेंगे। अच्छा ये बताओ बेटा, कितना यहाँ पे फ्लक्स इस लूप में चेंज होगा, तो सर एक में फ्लक्स चेंज होने की आपने जो बात बोली थी, एक में फ्लक्स कितना चेंज होता है, फाई चेंज होता है। अच्छा सेकेंडरी कॉइल है, तुमने फाई 2 ले लिया, लेकिन आपने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ले रखे हैं, आपने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ले रखे हैं,
इसको पहले रब कर देता हूँ। आपने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ले रखे हैं, है ना? हाँ सर, कितने ले रखे हैं सेकेंडरी कॉइल में? सर इसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में कितना हो जाएगा? N2 phi2। अच्छा, ये N2 phi2 चेंज होने का मेन कॉज क्या है? तो मेन कॉज है यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट। अगर ये ना होता तो यहाँ फ्लक्स चेंज होने की कोई बात ही नहीं होती। तो हमने कहा किस पे डिपेंडेंट है? उन्होंने कहा प्राइमरी करंट पे, ठीक है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट यहाँ इंट्रोड्यूस होगा, N2 phi2 इज इक्वल टू M I1। और देखो M की वैल्यू आ गई N2 phi2 अपॉन I1। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कल को अगर डिफाइन करने को आता है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल बी इक्वल टू द टोटल चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल इज 1 यूनिट, ठीक है। और इसकी यूनिट, एक और यूनिट देखो, यूनिट तो जनरली हेनरी है। अगर और कोई पूछे कि नहीं और कोई यूनिट बनाओ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर अपॉन एम्पियर। ये भी इसकी एक यूनिट हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक सर। ये दूसरा फॉर्मूला कैसे आ गया? तो देखो भाई बहुत आसान है। लेकिन कैसे सर? देखो इसको यहाँ पे डिराइव करते हैं इधर। जैसे टोटल चेंज इन फ्लक्स अभी कितना बोला? N2 phi2। किस में डिपेंडेंट था? MI1 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। बाई फैराडे लॉ, बाई फैराडे लॉ। तो भैया फैराडे लॉ क्या बोला था? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई, यानी डी फाई बाई डी टी, टोटल चेंज इन फ्लक्स। तो टोटल चेंज इन फ्लक्स को ये भी तो लिख सकते थे, तो डी एम I1 अपॉन डी टी। देखो ये लिख लिया, वहां से यहां तक आया ना। अब बस डी आई बाई डी टी को नीचे कर दो, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया दूसरे फॉर्म में, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल के फॉर्म में। क्योंकि अगर यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो आएगा सेकेंडरी कॉइल में। तो जितना सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। इसको भी डिफाइन कर सकते हो। एक और यूनिट आ गई तुम्हारे पास, क्या? वोल्ट। इसकी यूनिट वोल्ट होती है, ये ऊपर जाएगा वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। एक ये भी यूनिट हो गई, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। भैया इन तीन फॉर्मूले में न्यूमेरिकल के चांसेस हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100%। या तो इससे या तो सेल्फ इंडक्शन से आएगा जरूर, ठीक है। अब देखो दूसरा एक और फॉर्मूला आया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर N1 N2 μ1, इस सब में बात कर रहा है कि इसके टर्म में क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस आ सकता है। और डेरिवेशन अगर आ रहा है तो इस फॉर्मूले में डेरिवेशन को डिटेल में पढ़ के जाना। फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है? इसके अंदर का मीडियम, N1 इसका नंबर ऑफ टर्न्स, N2 इसका नंबर ऑफ टर्न्स, L किसका? L बोले तो प्राइमरी का लेंथ, ठीक है ना। ए कौन सा? कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन दोनों का कॉमन जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीन फॉर्मूले आ गए और इन तीन फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखो भाई। अच्छा एक चीज़ और आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस फैक्टर में डिपेंड करता है? तो देखो लिखा हुआ है फॉर्मूले वाइज, किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, क्योंकि फॉर्मूला अभी देखा ना क्या आया था, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन लेंथ ऑफ द प्राइमरी। तो एक उनके नंबर ऑफ टर्न्स पे N1 N2 पे, दूसरा लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीडियम। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डालोगे म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। डायामैग्नेटिक डालोगे कम हो जाएगी, ठीक है। ये सारी डिटेल में बातें पढ़ेंगे कि डायामैग्नेटिक में म्यू की वैल्यू क्या होती है, ये सब हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। बस इतना जानो कि मैग्नेटिक अगर रॉड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ईएमएफ इंक्रीज, म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा, डाया है तो कम होगा। ओरिएंटेशन में भी फर्क पड़ता है, जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंक करे, यहाँ का पूरा फ्लक्स इस पे लिंक करेगा ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होगा, इस वाली लाइन से कम लिंक करेगा कम कम म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी। एक ये न्यूमेरिकल है शानदार, ठीक है। कह रहा है ये न्यूमेरिकल आप करके जाना, सुनिए क्या है, डिटेल में करके जाना। एक ये करंट कैरिंग लूप है, अब एक छोटा सा लूप L वेरी स्मॉल यहां ले लिया, तो कह रहा है कि बताओ इसमें कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा और किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करेगा। तो भैया जरा बताओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इसकी वजह से और इसकी वजह से, चारों की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उनका सम करोगे और यहाँ एरिया से पाई एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड और एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सॉल्व किया तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। अगर इस न्यूमेरिकल को देखना है तो नोट्स में आपको मिल जाएगा।
बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। अब आता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस देखो भैया, अगर इन्होंने कहा सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल तो समझ में आया, म्यूचुअल के 3 फॉर्मूले याद है ना, कौन कौन से म्यूचुअल के 3 फॉर्मूले अभी हम लोगों ने लिखे थे, लिख दे रहा हूँ। एक तो है m इज इक्वल टू टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन प्राइमरी करंट, दूसरा है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन प्राइमरी करंट में करंट चेंज, तीसरा है m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a बाई l। ये 3 फॉर्मूले हैं ना भैया, सेम यही फॉर्मूले हैं, बस फर्क क्या है, 1 और 2 का झाम खत्म और m की जगह l करना है। 1 और 2 का झाम खत्म यानी n फाई अपॉन आई और यहाँ l, देख रहे हो सेल्फ इंडक्टेंस। वहां होता था m e अपॉन डी आई 1 बाई डी टी, 1 और 2 का झाम खत्म, l इज इक्वल टू डी आई बाई ई मॉड ई अपॉन डी आई बाई डी टी। और देखो यहाँ पे ये वहां पे म्यू नॉट n1 n2 a बाई l था, n1 n2 काम खत्म, सीधे सीधे l स्क्वायर n स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बहुत बनता है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमने डबल कर दिए कॉइल के तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा भैया, जब n की वैल्यू डबल करोगे तो इसकी वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना, स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स के दिए हुए हैं। फाई और आई के बीच में 2 ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहा है इन दोनों में किसका सेल्फ इंडक्टेंस अच्छा होगा। तो भैया फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ना, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल, ये तो भैया ये तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसके लिए एल की वैल्यू ज़्यादा, तो स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है ए का, तो यानी ए हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ठीक है। फिर अब बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टर्न, देखो मैंने बोला ना कि सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, बोल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बताओ। अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 500 थे उसका स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर का स्क्वायर अपॉन लेंथ। सॉल्व करो भैया, डायरेक्ट फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल है इसके, डायरेक्ट फॉर्मूले पे जरूर करके जाएंगे और 100% मैं बार बार बोल रहा हूँ आएगा जरूर। अब बात करते हैं बाकी, ठीक है नेक्स्ट। अब लास्ट में आता है एक एसी जनरेटर, तो मेरी बात आप एक यहाँ पे और नोट कर लीजिए, मैं पहले भी रील्स में बता चुका हूँ, एक रील बनाई थी उसमें भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर एंड गैल्वेनोमीटर, इनसे आपके एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100%, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इनको जरूर 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 बहुत अच्छे से डिटेल से करके जाना है, ठीक है। चलिए अब इसको जरा एसी जनरेटर में देखते हैं क्या होता है। भैया सबको पता है एसी जनरेटर का काम क्या है, अब तुमसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, तो एसी जनरेटर पूछता है कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ना। तो सिंपल से याद रखना एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, जब ये करंट, ये सब, ये देखो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं और कैसे वर्क कर रहा है वो बता रहा हूँ। ये मैग्नेट्स हैं जो कि यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करते हैं एज लाइक दिस, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन्होंने हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर दिया। अच्छा अब जब बताओ जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है और मैं सपोज यहाँ पे एक कॉइल ले रहा हूँ, मतलब एक ये मैंने एज अ कॉइल ट्रीट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और ये है इसका एरिया वेक्टर, ये है एरिया और ये है इसका एरिया वेक्टर। तो जब ये मेरा लूप लगातार ऐसे ऐसे घूमेगा तो इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से अलग अलग एंगल बनाएगा ना। तो एसी जनरेटर में क्या होता है, एरिया फिक्स हो गया, इसका पूरा एरिया हमने फिक्स कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू फिक्स कर ली, अब यहाँ क्या चेंज कर रहे हैं, थीटा, देखो अभी परपेंडिकुलर था, जैसे ऐसे ऐसे किया अब थीटा की वैल्यू हो गई 0, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, क्योंकि फाई की वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा, तो अब यहाँ फ्लक्स चेंज होने का मेन रीजन क्या आ गया, थीटा, और जब थीटा चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो भैया अच्छा अब यहाँ में ये तो हमने प्रिंसिपल बताया, प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे क्या सर, तो एसी जनरेटर इज द
मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई ना कोई चाहिए इस रॉड को घुमाने वाला, और जब ये रॉड घूमेगी फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, और जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा तो ये स्लिप रिंग्स क्या करती हैं, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। इनको स्लिप रिंग्स, ये होते हैं कार्बन ब्रशेस। कैसे काम करते हैं सर? देखो ये जो आर्मेचर, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर या रोटर, जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है। अब इसका एक एंड यहाँ पे और इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्ट हो गया। क्यों कनेक्ट हुआ? अगर हम डायरेक्ट डिवाइस किसी वायर को लगा देंगे इनमें तो वो तो घूमेगा गोल गोल, तो हमारा डिवाइस भी घूमता रहेगा। तो ये जब घूमेंगे तो स्लिप रिंग्स भी रोटेट करेंगे, और इनका काम है रोटेशन को स्टेशनरी में कन्वर्ट करना। कार्बन ब्रशेस स्लाइडिंग कांटेक्ट प्रोवाइड करें। कैसे? जैसे ये देखो रोटेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फिंगर को ऐसे बस टच करा दिया, तो ये तो रोटेट करता जा रहा है, लेकिन क्या फिंगर रोटेट कर रही? नहीं, वो बस स्लाइडिंग कांटेक्ट। क्यों? करंट को निकाल सके, इससे करंट लेके यहाँ पे स्टेशनरी पार्ट में दे सके। ये है कार्बन ब्रशेस, इनका काम है करंट को लेना। और जब यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ये फॉर्मूला आप जरूर अच्छे से याद रखेंगे। और जो करंट डेवलप होगी वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में डेवलप होगी। अब करंट यहाँ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं है, जो भी हमें यहाँ से मिलेगा वोल्टेज वो कैसा होगा? पहले एक बार करंट ऐसे, वैल्यू भी चेंज, और फिर एक बार करंट ऐसे। यानी करंट अब हमें कांस्टेंट नहीं मिलने वाली जैसा कि पहले मिलता था डीसी में। अब हमने एक नई करंट को डेवलप किया जिसमें मैग्नीट्यूड और करंट दोनों चेंज होते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ से शुरुआत होती है नए चैप्टर की। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग डिराइव करते हैं। देखो कैसे? मैग्नेटिक फ्लक्स, सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n थे, एरिया ऑफ द आर्मेचर A था और मैग्नेटिक फील्ड B थी, तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? सर फ्लक्स का फॉर्मूला ये कहाँ से आया, ये नहीं पता, कोई बात नहीं, तुमको ये देखो फाई इक्वल टू ये फॉर्मूला पढ़ा है। थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको रोटेट कराओगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा इनटू टी। नाउ दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, बस अब इसको एक बार इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो माइनस डी फाई बाई डी टी करेंगे, और जैसे ही माइनस डी फाई बाई डी टी किया कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लो, डी फाई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन जैसे ही माइनस आया माइनस माइनस ये वाले कैंसिल हो गए, और ये इसका साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का एक और ओमेगा बाहर आ गया, तो ये हमारी पूरी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना? और ये हमारी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम इंड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट हो जाएगी, और कितनी वैल्यू होगी? एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। तो यहाँ से ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और देख सकते हो कि हमें अल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ मिल चुका है जिसका है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। तो बच्चे आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। कल से हमें नए चैप्टर के लिए शुरुआत मिल चुकी है, और उस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम होगा अल्टरनेटिंग करंट। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं, मैं चैलेंज बोल रहा हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा एसी में कि एग्जाम में सेम वैसे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।